नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो कक्षाएं हुई थी उसमें हमने कृदंत कृत्य एक लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, तो उसके जो प्रत्यय हैं जैसे कि तब्यत तब्य अनियर, इनको पढ़ा था। इसके बाद यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय कल तक की कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्व कृदंत। पूर्व कृदंत के विषय में आपको पता होगा कि ये किसी भी एंट्रेंस में ये वाला जो प्रकरण है वो लगा हुआ है, चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या और अन्य एग्जाम की संस्कृत से संबंधित, सभी में पूर्व कृदंत लगा हुआ है और इसके प्रत्यय बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला प्रकरण। और इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि सूत्रों के विषय में भी पूछता है कि सूत्रकर्ता क्या है, और उदाहरण भी पूछता है कि इस उदाहरण में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है सूत्र। ये जो सूत्र यहाँ से प्रारंभ होता है पूर्व कृदंत में, पूर्व कृदंत का सूत्र है एक ळवुल त्रिचौ। ये ळवुल त्रिचौ जो सूत्र है ये पहला ही सूत्र है इसका, ळवुल त्रिचौ। ठीक है, ळवुल त्रिचौ सूत्र है। ये सूत्र कहता है, अब यहां पर देखो ळवुल और त्रिच ये दोनों प्रत्यय ही हैं, है ना, दोनों ये प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय है ळवुल प्रत्यय है और दूसरा है त्रिच। ये दो प्रत्यय हैं। ये सूत्र कहता है कि धातोः एतौ स्तः, इसकी वृत्ति में यह है कि धातोः एतौ स्तः, इसका मतलब यह है कि धातोः, इसका मतलब यह है कि धातोः मतलब धातुओं से, एतौ, एतौ मतलब ये दोनों, कौन दोनों, ळवुल और त्रिच, ये प्रत्यय एतौ स्तः मतलब ये दोनों प्रत्यय स्तः मतलब होते हैं। ठीक है, तो सूत्र ळवुल त्रिचौ जो सूत्र है क्या कहता है कि धातोः एतौ स्तः, अर्थात धातुओं से एतौ मतलब ये दोनों, एतौ के द्वारा क्या लेना है, ये दोनों, कौन दोनों, ळवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये निश्चित नहीं किया इस सूत्र ने कि किस धातु से ळवुल प्रत्यय होते हैं, ठीक है, या त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर कोई धातु का निर्देश नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि यह सूत्र धातु मात्र से ळवुल त्रिच प्रत्यय करता है, मतलब जो धातु है उसी धातु से ळवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। अब जैसे कि ळवुल और त्रिच प्रत्यय ये हो गए, तो यहां पर होता क्या है कि ळवुल में लकार की इत संज्ञा हो जाती है, ये अनुबंध है। ठीक है, लकार लकार, यहाँ त्रिच में जो चकार है ये क्या है, अनुबंध है ना, प्रत्यय में ये अनुबंध लगे हैं। अनुबंधों की इत संज्ञा होती है। लकार की इत संज्ञा हो जाएगी हलंतम से और लकार की इत संज्ञा हो जाएगी चुटु से। ठीक है, तो लकार जो ळ है उसकी चुटु से, क्योंकि चुटु क्या कहता है, प्रत्यादौ चुटौ इतौ स्तः, ये प्रत्यय के आदि में स्थित जो चुटु, चुटु मतलब चवर्ग टवर्ग, उसकी इत संज्ञा होती है। चवर्ग और टवर्ग, टवर्ग में आ जाएगा णकार, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो इत संज्ञा का फल क्या है, तस्य लोपा से लोप हो जाना। तो यहां पर लकार और लकार दोनों का हो जाता है लोप, क्या बचता है, केवल व। ठीक है, मतलब वो, इतना याद रखना है। त्रिच में आ जाओ तो त्रिच में क्या होता है कि चकार की हलंतम से संज्ञा हो जाती है और यहां पर बचता है केवल त्रि। तो आपको यह याद रखना है कि ळवुल और त्रिच में बचता क्या है और क्या क्या नहीं बचता, किसका अनुबंध लोप हो जाता है। तो जो नहीं बचता, जिसका अनुबंध लोप होता है, उसको मैंने आपको अभी बतला दिया। इस सूत्र में आचार्य कहते हैं कि कर्तरि कृत इति कर्तर्थे, इसका मतलब यह है कि एक सूत्र है कर्तरि कृत, इस सूत्र को हमने पहले पढ़ा था कृदंत कृत्य में। इसका मतलब यह है कि कर्तरि कृत एक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं, कृत मतलब कृदंत प्रत्यय, वो कर्तरि अर्थात कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं, कर्तरि मतलब कर्ता अर्थ में। कर्तरि में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए क्या अर्थ करते हैं कि कर्ता अर्थ में होते हैं।
अब यहां पर जो लबुल और त्रिच प्रत्यय हैं ये कैसे प्रत्यय हैं? कृदंत के प्रत्यय हैं। कृदंत के प्रत्यय हैं तो ये किस अर्थ में होंगे? कर्ता अर्थ में। ठीक है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, वो एक सूत्र पढ़े थे, वो सूत्र भाव और कर्म अर्थ में प्रत्यय करता है। तो जैसे कृदंत में क्या होता है? भाव में होता है, कर्म में भी प्रत्यय होता है, कर्ता अर्थ में भी होता है, करण अर्थ में भी हुआ था, संप्रदान अर्थ में भी हुआ था, है ना। इसके पहले सूत्र पढ़े थे जिसमें स्नाति अनेन स्नानियो विप्रह दीयते अस्मै दानियो विप्रह, स्नाति अनेन स्नानियम और दीयते अस्मै दानियो विप्रह, ये पढ़े थे। तो वहां पर करण अर्थ में वो बहुलता से प्रत्यय हुए थे और संप्रदान अर्थ में। तो यहाँ पर जो लवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, ये लवुल और त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा भी क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि लवुल और त्रिच प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? भाव अर्थ में होते हैं, कर्म अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना है कि लवुल और त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। किसने ऐसा किसने कहा? कर्तरीकृत ने कहा। जब कर्ता अर्थ में ये दोनों प्रत्यय हो जाएंगे तब इसके बाद क्या होता है कि अब एक सूत्र आता है, इसने प्रत्यय को तो विधान कर दिया लवुल त्रिचौ ने, धातु मात्र से लवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। अब उन प्रत्ययों का होगा क्या, आगे इनकी सिद्धि कहां होगी, है ना, प्रक्रिया कहां होगी। इसके पहले एक सूत्र आता है युवो रनाको। तो युवो रनाको एक सूत्र है, युवो रनाको एक सूत्र है। इसके बाद आता है युवो रनाको। इसका मतलब क्या है कि यू और वो याद रखना, यू वो अनाकौ, ठीक है, अन अकौ, इस प्रकार से है। यहां पर यथासंख्य मनुदेशा क्षमा नाम से यथासंख्य लेना है। यथासंख्य से होगा क्या कि यू मतलब यू जो डबल में जो यू बचता है, जैसे डबल प्रत्यय आप देखे थे तो डबल में क्या बचा था? वो बचा था। इसी प्रकार से जैसे कुछ जगह पे यू बचता है ना। तो यू को क्या होगा? अन, यहां पर यू वो अन अकौ, इस प्रकार से है ये सारे सूत्र में, इसको अलग कर लेना। यू वु अन अकौ, यथासंख्य मनुदेशा समानाम, इसके द्वारा यथासंख्य यहां पर विधि लग जाएगी। तो यथासंख्य का मतलब यह हो जाएगा कि यू और वु इनको क्रमशः अन और अक होते हैं। ठीक है, यू और वु को क्रमशः क्या हो जाता है? अन और अक आदेश होते हैं। तो ये क्या है? ये प्रत्यय है और यहां पर ये क्या है? दोनों आदेश है। तो यू मतलब जहां पर यू बचा है अनुबंध लोप करने के बाद, वू का मतलब जहां पर वू बचा है अनुबंध लोप करने के बाद, जैसे ड़बुल प्रत्यय हुआ तो ड़बुल प्रत्यय में क्या बचा? वू बचा है। ठीक है, तो यू को क्या हो जाएगा? अन, और वू को क्या हो जाएगा? अक। तो ये याद रखना है कि यू को अन आदेश होता है और वू को अक आदेश होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। कौन सूत्र कहता है? युवोरना को। यहां पर भी क्वेश्चन बनता है कि यू को किस सूत्र के द्वारा अन हुआ है? तो युवोरना को सूत्र को याद रख लेना, है ना। जैसे कि कहां पर अभी पूछेगा, जैसे मान लो एक उदाहरण दे दिया, कारकः। कारकः, आपसे यह पूछा जाएगा कि कारकः में किस सूत्र के द्वारा यू को वो को अक हुआ है ना। तो युवोरना को इस सूत्र को याद रखना है कि इस सूत्र के द्वारा यहां पर क्या हुआ है? अक हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। बाकी प्रत्यय भी पूछ लेता है कि कौन सा प्रत्यय हुआ है कारकः में, तो प्रत्यय कौन सा? ड़बुल प्रत्यय हुआ है। अब आगे देखते हैं, इसको घटाते हैं आचार्य। इसके बाद यहां पर कारकः प्रयोग की सिद्धि कर, कारकः जो प्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसके विषय में पूछा जाता है कि कारकः में कौन सा प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से प्रत्यय हुआ है। एक यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो प्रत्यय होता है ड़बुल प्रत्यय, ड़बुल प्रत्यय में केवल वो बचता है। अब वू को अक आदेश कौन करता है? तो युवोरना को। इस प्रकार से समझना। कारका में क्या होता है कि डुक्री करने धातु है, डुक्री करने धातु में भी अनुबंध लोप होकर के केवल क्या बचता है? क्री बचता है। ठीक है, क्या बचेगा? केवल क्री। कारका मतलब करने वाला, तो करने वाला ऐसी स्थिति में डुक्री करने धातु है। डुक्री करने धातु से आप क्या करोगे? डबल त्रिचौ सूत्र लगा दोगे। डबल त्रिचौ सूत्र लगाओगे तो ये सूत्र क्या कहता है कि धातु मात्र से डबल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। जब धातु मात्र से डबल और त्रिच प्रत्यय होंगे तो यहां पर कौन सी धातु है? क्री धातु है। क्री धातु से यहां पर भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? डबल प्रत्यय। तो क्री धातु से डबल प्रत्यय हो जाता है।
लबुल प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि लकार लकार और लकार दोनों की संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होगी तो बचेगा केवल क्या, वो, ये याद रखना, ठीक है। इत संज्ञा होगी तो क्या बचेगा, केवल वो। अब इसके बाद क्या करना है कि ये सूत्र आ जाएगा युवोरनाको। युवोरनाको सूत्र क्या कहता है कि यू और वू को क्रम से अन और अक आदेश होते हैं। तो यू को क्या हो जाएगा अन और वू को क्या हो जाएगा अक। जब वू को अक हो जाएगा तो यहां पर प्रयोग क्या बनेगा, क्री अक, ठीक है। वू को जब यो और अनाको से अक हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्री अक, ऐसा कर लेना। जब क्री अक हो जाएगा तो यहां पर जो अक है, अक की आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्धातुक संज्ञा होने के बाद यहां पर क्या होता है कि जो लबुल प्रत्यय हुआ है, लबुल प्रत्यय में लकार की संज्ञा हुई है ना। लकार की संज्ञा होने से ये क्या है, ऋत है, ठीक है। जहां लकार की संज्ञा होती है उसको ऋत कहते हैं। ऋत होने के कारण एक सूत्र है अचोन्नति। कौन सा सूत्र है, अचोन्नति। यह सूत्र कहता है कि इत और ऋत के परे रहते अचो में जो आदि अच उसको वृद्धि होती है। अब यहां पर देखो कि ये जो अक है, अक पहले क्या था, तो पहले क्या था, लबुल था, है ना। पहले क्या था, ये लबुल था, क्योंकि वो के स्थान पर अकादेश हुआ है। स्थानीय भाव करके ये क्या हो जाएगा, स्थानीय के समान जब दिखेगा, स्थानीय मतलब जो लबुल है उसके समान जब दिखेगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये यहां पर क्या देखेगा, लबुल। लबुल में लकार की संज्ञा हुई है, लकार की संज्ञा होने से ये क्या कहलाएगा, ऋत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ऋत। और अचोन्नति से ऋत प्रत्यय परे है, ऋत प्रत्यय कौन है, अक, इसके परे रहते अचो में जो आदि अच कौन हो जाएगा, क्री में जो री, क्री में जो री, ये क्या हो जाएगा, अचो में आदि अच, इसको क्या हो जाएगी, अचोन्नति से वृद्धि, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अचोन्नति से जब वृद्धि होगी तो वृद्धि होने पर री को वृद्धि क्या होती है, आर, ठीक है। री को वृद्धि क्या होगी, आर। उरन रपरह इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, आर। तो प्रयोग क्या बनेगा, का आर प्लस अक, समझ में आ गया, ये अक आ जाएगा। अब इनको मिला दो, जब मिला दोगे तो ये आ जाएगा का में, ये वाला आ जाएगा रा में, प्रयोग बन जाएगा आपका कारक। लग गया। कारक करने के बाद पुनः क्या कर देना, स्वाद्योत्पत्ति कर देना। स्वाद्योत्पत्ति आएगी, सु आ जाएगा, सु का क्या कर देना, रुत्त विसर्ग कर देना। रुत्त विसर्ग जब कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा कारका। इस प्रकार से आपको कारका की सिद्धि कर लेना है। तो ये कारका आपको समझ में आ गया होगा, कारका कैसे बनाना है। तो पुल्लिंग में क्या होता है, कारका कारकऊ कारका, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। कारका कारकऊ कारका, कारकम कारकऊ कारका, कारकम कारकऊ कारकान, इस प्रकार से पुल्लिंग में रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में कारिका कारिके कारिका, इस प्रकार से स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं। कारकम कारके कारकाणी, ये इस प्रकार से नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं। तो कारकः आपको समझ में आ गया होगा, कारकः बनता कैसे है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है कि कैसे यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र अपना कार्य करते हैं। और दो महत्वपूर्ण सूत्र कौन से हैं, पहला सूत्र है लबुल त्रिचौ। लबुल त्रिचौ सूत्र क्या करता है, लबुल प्रत्यय करता है। और लबुल प्रत्यय को अनुबंध लोप होकर के बचता है क्या, केवल वु, और वु को युवो रनाको से क्या होता है, अक। ये दो सूत्रों को बढ़िया से यहां तैयार कर लेना है कारकः में। कारकः के बाद दूसरा उदाहरण यहां पर लबुल प्रत्यय का तो हो गया, दूसरा क्या है यहां पर त्रिच। अब त्रिच का उदाहरण देख लो। त्रिच का उदाहरण है कर्ता। त्रिच का उदाहरण क्या है, कर्ता। कर्ता में क्या होता है कि यहां पर क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि कर्ता में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो कर्ता हमें याद रख लेना, यहां पर त्रिच प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय। इसी प्रकार से अभी आगे कृदंत में ही एक उदाहरण आता है कर्ता कटान। तो कर्ता कटान, तो याद रख लेना कर्ता कटान, जब ऐसा उदाहरण हो तो त्रिच प्रत्यय मत कर देना कर्ता को देख करके, वहां पर त्रिन एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा त्रिन प्रत्यय होता है। तो ये अंतर है, ठीक। वो अभी जब आएगा तब पढ़ लेंगे उसको। कर्ता में क्या होता है कि यहां पर क्री धातु यहां पर भी है, डुक्री करने, कर्ता मतलब करने वाला, तो यहां पर भी क्या है, क्री धातु है। क्री धातु से
लबुल त्रिचौ इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, त्रिच प्रत्यय कर दो। जब इससे आप त्रिच प्रत्यय कर दिए तो ये तो क्लियर हो गया कि कर्ता में त्रिच प्रत्यय हुआ है। क्वेश्चन यही विशेष रूप से पूछा जाता है कि कर्ता में कौन सा प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से प्रत्यय हुआ है। तो लबुल त्रिचौ सूत्र को याद कर लेना। मैंने आपको बताया था कि चकार की हलंतम सिद्ध संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है, त्रि। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, क्री त्रि। समझ आया? क्री त्रि जब ऐसा बन जाता है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी इसकी हो जाती है आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा का यहाँ पे इसका आर्धातुक संज्ञा का कोई फल नहीं है, आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक संज्ञा होकर के यहाँ पर सार्वधातुक कार्धातुक यो एक सूत्र है, वो सूत्र है गुण करने वाला। तो सार्वधातुक धातु कार्धातुक योग इस सूत्र से क्या हो जाता है, गुण। अब यहां पर देखो क्री में क्या है, री है, तो री को गुण क्या होगा, अर। री को गुण होता है अर, री को वृद्धि होती है आर। तो यहां पर क्या है, इस सूत्र के द्वारा गुण होना है, गुण हो जाएगा तो यहां पर अर गुण होगा। ठीक है, तो उरंडप्रह की सहायता से क्या हो जाएगा, का अर प्लस त्रि, इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। का अर त्रि में क्या कर देना कि जब इनको आप मिला दोगे तो मिला देने से क्या बन जाएगा, ठीक है, का आ जाएगा का में, ठीक है, और रेप चला जाएगा ऊपर, इसका हो जाएगा ऊर्ध्वगमन। जब ऊर्ध्वगमन होगा भाई साहब, ये जब ऊपर चला जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, कर्त्री। इस प्रकार से अभिष्वरूप बनेगा, कर्त्री बन गया। अब हमको क्या बनाना है, कर्त्री से बनाना है कर्ता। अब यहां पर क्या कर देना है कि इसके बाद एक सूत्र है ऋदुसनस पुरदंसो अनेहसांचा। ये सूत्र ऋदुसनस पुरदंसो अनेहसांचा, इस सूत्र से यहां पर हो जाता है अनंग आदेश। कौन सा आदेश होता है, अनंग। अनंग आदेश में अंगाकार की गकार की संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है, अन। यहां पर क्या बचता है, केवल अन। ऋदुसनस पुरदंसो अनेहसांचा एक सूत्र है, उससे अनंग आदेश होता है। तो अनंग में गकार की संज्ञा हो जाती है, केवल बचता है अन। तो प्रयोग क्या बनेगा, कर्त्री अन। यह समझ में आ गया। कर्त्री अन बनने के बाद यहां पर यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये जो अनंगादेश है ऋदुसनस पुरदंसो अनेहसांचा से, ये अनंगादेश जो कर्त्री में जो री है ना, इस री के स्थान पर होता है। ये जो री है, इस री के स्थान पर ही अनंगादेश होता है। तो जब री के स्थान पर अनंगादेश होगा तो क्या बन जाएगा, कर्तन। इस प्रकार रूप बन जाएगा। इसको जब पूरी तरह से मिला लोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, कर्तन, है ना, कर्त अन, ऐसा रूप बनेगा। मिला दोगे तो बन जाएगा कर्तन। कर्तन ऐसा बनने पर एक सूत्र है अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री छत्रिपोत्र होत्र प्रशास्त्री नाम। उस सूत्र से यहां पर क्या होता है, उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो जब उपधा को दीर्घ होगा तो यहां पर देखो ना जो है ये हलंत है, और उपधा कर संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि अंत अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत अल कौन हो जाएगा, ना, है ना, क्योंकि व्यंजन है। इससे पूर्व वर्ण कौन हो जाएगा, तकार उत्तरवर्ती आकार। इस आ को क्या हो जाएगा, दीर्घ। कौन सूत्र से, अपत्रिन त्रिच नप्त्री स्वस्त्री छत्रिपोत्र होत प्रशास्त्री नाम एक सूत्र है। उस सूत्र से इसको क्या हो जाएगा, तकार उत्तरवर्ती आकार को दीर्घ है। जब उससे दीर्घ हो जाएगा तो तब स्वरूप क्या बनेगा, कर्तान। ठीक है, समझ में आया। यहां पर दीर्घ होता है, याद रखना, उपधा को दीर्घ होता है। कर्तान बनने के बाद फिर क्या कर देना है, स्वाद्योत्पत्ति सु आ जाएगा। सु का आप यहां पर हलंग्यादि लोप कर देना। सु का क्या हो जाएगा, हलंग्यादि लोप। और हलंग्यादि मतलब हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस् प्रक्तम हलम, उस सूत्र से। और नकार का लोप हो जाएगा नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से। तो नकार का लोप हो जाएगा नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से, और सकार का लोप हो जाएगा हलंग्यादि जो, तो इसका सकार का लोप हो जाएगा। प्रयोग क्या बन जाएगा, केवल कर्ता। ठीक है, तो प्रयोग बन गया आपका कर्ता। तो यहां पर इतनी सारी प्रक्रिया है, बताने के लिए तो मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि क्री धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, प्रयोग बन गया है कर्ता, है ना। तो इतना भी मतलब समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और जो सूत्र लगे हैं, क्योंकि कई बार सूत्रों को पूछता भी है कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा दीर्घ हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कर्ता में किसके द्वारा दीर्घ हुआ है, किसके द्वारा उपधा संज्ञा हुई है,
ठीक है, गुण किसके द्वारा हुआ है, ऐसे भी पूछता है। तो यदि आप ये सूत्रों को पढ़े रहेंगे, जो अभी यहाँ पर पढ़ाई के सार्वधातुक गुण हुआ, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा हुआ, यहाँ पर विशेष रूप से जैसे ये पूछ ले कि अनंगादेश किससे हुआ है, तो ये भी समझना है कि यहाँ पर अनंगादेश होता है। अनंगादेश होने के बाद यहाँ पर दीर्घ भी होता है। तो इन सारी चीजों को, ये सारे सूत्रों को यदि आप बढ़िया से समझे रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से रहेगा। तो ऋतु सनस पुरदंसो अनेहसांचा, इस सूत्र से अनंगादेश, अपत्रिंत्रिच नप्त्री स्वस्ति छत्र होत प्रशास्त्रीणाम, इस सूत्र से दीर्घ, ये सब चीजों को दिमाग में आपको रखना है। तो ये सूत्र हो गया पूरा, डबुल त्रिचौ और युवनाको, इसके जो उदाहरण है यहां पर हो जाते हैं पूरे। इसके बाद क्या होता है कि एक सूत्र है, ये इसके बाद जो सूत्र आता है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके उदाहरण अभी डीएसएसबी के पीजीटी में भी पूछा गया था कि नंदनः प्रयोग में नुट होता है, नुम होता है, इस प्रकार से वहां पर ऑप्शन थे कि नंदनः प्रयोग में होता क्या है। अब नंदनः प्रयोग में नुट होता है कि नुम होता है, ये आप तभी जाने रहोगे, तभी आप समझ पाओगे जब आप प्रयोग को बढ़िया से लगाए होगे, क्योंकि सूत्र से पता नहीं चलता, सूत्र नुम करने वाला स्पष्ट रूप से यहां पर नहीं है पूर्व कृदंत में, वो आपको तभी पता चलेगा कि यहां पर नुट हुआ है कि नुम हुआ है जब आप प्रक्रिया को समझे रहेंगे। तो सूत्र क्या है, नंदिग्रही, नंदिग्रही पचादिभ्यो, नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्यचः, ल्यूडिन्यचः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना ही नहीं, क्योंकि ये सूत्र से उदाहरण लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्यचः, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र ये कहता है कि नंदी मतलब जो नंद आदि जो धातुएं हैं, ठीक है, नंद आदि जो धातुएं हैं, उन धातुओं से, ग्रही मतलब ग्रही आदि धातुओं से, और पचादिभ्यो मतलब पचादि गण पठित धातुओं से, याद रखना, नंदी जैसे नंदी मतलब टुनादि समृद्धौ, ये धातु है, इसी तरह से ग्रही मतलब जो ग्रही आदि जो धातुएं हैं, ठीक है, इसी प्रकार से पचादिभ्यो मतलब पचादि गण पठित जो धातुएं हैं, इन धातुओं से, ये तीनों धातुएं हैं, ये याद रखना, ये तीनों धातुएं हैं और ये तीनों प्रत्यय हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को क्रम से ये प्रत्यय होंगे, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र को पकड़ना कि नंदी, नंदी से कौन प्रत्यय होगा, ल्यू, ठीक है, नंदी इस धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यू, ठीक है। तो नंदी धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यू प्रत्यय, ग्रही धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, ऋणी प्रत्यय, और पच धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, अच प्रत्यय। तो ये याद रखना कि नंदी धातु से ल्यू, इसके बाद ग्रही धातु से ऋणी, और पच धातु से अच। यदि इतना दिमाग में बैठा लिए तो लगभग समझ जाओ कि हो गया काम, ठीक है। तो नंद धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यू प्रत्यय, इसको हलन हालांकि मैंने लगा दिया था यहाँ पर, थोड़ा सा इसको और सुधार के लिख दे रहा हूं, ये ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सूत्र, ये सूत्र ही है पूरा यहाँ पर जो मैंने लिख दिया, नंदी ये यहाँ पर लिख दिया, नंद से कौन सा प्रत्यय, ल्यू, ग्रही, ग्रह से कौन सा प्रत्यय, ऋणी, और पच, पच से कौन सा प्रत्यय, अच, ठीक है। तो ये क्रम से इसको तैयार कर लेना है कि नंद धातु से ल्यू प्रत्यय, ग्रही धातु से ऋणी प्रत्यय, और पच धातु से अच प्रत्यय होता है, ठीक है। तो नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्यचः। अब यहां पर देखो ये कहता है कि नंदी आदि, क्योंकि ये देखो यहां पर है ना पचादिभ्यो, तो आदिभ्यो ये सब में आ जाएगा, नंदी आदि मतलब नंद, और आदि मतलब और जो धातुएं हैं, इसी तरह से ग्रही आदि, ग्रह और जो धातुएं हैं, इसी तरह से पच आदि, पच और जो धातुएं हैं, इसके बाद जो धातुएं बचती हैं
उनसे क्रमशः ल्यू ऋणी अच प्रत्यय होता है। ये मत समझना कि केवल नंद से। इसी तरह से जनार्दना, जनार्दना प्रयोग में भी ल्यू प्रत्यय होता है, जैसे नंदना में होता है। तो ये समझ में आ गया कि नंद से ल्यू, ग्रह से ऋणी और पच से अच। अब इसको एक बार घटा लेते हैं, उदाहरण इसके देख लेते हैं कैसे ये घटता है। उदाहरण ये है नंदना, उदाहरण है नंदना। नंदना अभी पीजीटी में पूछा गया था। इसमें यह पूछा था कि नंदना में नुम का आगम हुआ है या नुट का आगम हुआ है, इस प्रकार से उसमें ऑप्शन थे। ठीक है, तो अब ये आप समझे रहोगे तभी जब आप यहाँ की प्रक्रिया पूरी तरह से लगाए रहोगे। नंदना में क्या होता है कि टोनादि समृद्धौ, टोनादि समृद्धौ धातु है। टोनादि समृद्धौ धातु में टकार की संज्ञा, इकार की संज्ञा होकर क्या बचता है, केवल नद। ठीक है, क्या बचता है, केवल नद, या कहीं कुछ जगह पर नदी, ऐसा भी रहता है। ऐसी स्थिति पे क्या होता है कि नंदि गृह पचादिभ्यो ल्यू निन्य, चाहे इस सूत्र से क्या करोगे, कौन सा प्रत्यय करोगे, ल्यू प्रत्यय। तो ये इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लो कि नंदना में प्रत्यय कौन सा हुआ है, ल्यू प्रत्यय हुआ है। ये यदि दिमाग में बढ़िया से आ गया तो यहां पर लगभग आपका एक क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। नंद से क्या होता है कि ल्यू प्रत्यय हो जाता है। यहां पर जब ल्यू प्रत्यय होता है तो ल्यू प्रत्यय में इसके पहले एक यहां पर जैसे नद है या नदी है, तो नदी में क्या कर लेना है कि एक सूत्र है इदितो नुम धातो, इदितो नुम धातो एक सूत्र है। इस सूत्र से क्या होता है कि जो इदित है, मतलब इदित, अब ये देखो टोनादि में इकार की संज्ञा हुई है, इसलिए ये क्या है, इदित है। इदित धातु को नुम होता है। तो अब ये समझ में आ गया, वो जो क्वेश्चन पूछा था कि यहां पर कौन सा नुट होता है कि नुम होता है, तो नंदना में क्या होता है, नुमागम होता है। ये भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। जब इससे नुमागम हो जाएगा तो नुम में यहां पर उकार की संज्ञा, मकार की संज्ञा केवल क्या बचता है, ना। तो ना बचेगा तो प्रयोग कई जगह पहले प्रकृति क्या बन जाती है, नंदी। इस प्रकार से कुछ लोग बना लेते हैं। ठीक है, नंदी से क्या हो जाएगा, जैसे ल्यू प्रत्यय हो जाएगा। ल्यू प्रत्यय में लकार की संज्ञा यू केवल बचेगा। यू को क्या कर लेना है कि युवो रना को इस सूत्र से क्या कर दो, यू को जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डबल त्रिचौ में वो बचता है, वो को होता है अक, और यू के विषय में बताया था कि यू को क्या होता है, अन। यू को क्या हो जाएगा, अन। अब यहां पर जो ल्यू में जो यू है, इस यू को क्या हो जाएगा, अन। ठीक है, तो ल्यू को क्या हो जाएगा, अन। तो प्रयोग क्या बचे, क्या बनेगा, नंदी अन, ऐसा कर लो, नंदी अन। ठीक है, नंदी में जैसे यहां पर नंदी में जो ई है, इस ई का लेर नीति एक सूत्र है, लेर नीति एक सूत्र है, उस सूत्र से इकार का लोप कर देते हैं। तो याद रख लेना, जब इकार का लोप हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा नंद अन। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। जब नंद अन हो जाएगा, अब इनको आप क्या करो, मिला दो। जब इनको आप मिला दोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, जब इकार की संज्ञा करेंगे तो दाहलंत हो जाएगा। प्रयोग क्या बन जाएगा, नंदन। समझ में आ गया, इनको आप मिला दो, जब मिला दोगे तो आकार आ जाएगा दा में, प्रयोग बन जाएगा आपका नंदना, नंदन। अनंदन में क्या कर देना, पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर देना। स्वाद्योत्पत्ति से सका उकार की संज्ञा, सकार का हो जाएगा रुक्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा नंदना। तो इस प्रकार से आपको नंदना की सिद्धि कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये नंदना कई बार पूछा गया है कि नंदना में प्रत्यय कौन सा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि नंदना में ल्यू प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से प्रत्यय हुआ है, नंदी गृह पचादिभ्यो ल्यू निन्नच, इस सूत्र से ल्यू प्रत्यय हुआ है। ये तो क्लियर हो गया। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले बार पीजीटी में क्वेश्चन बना था कि यहां पर नुट होता है कि नुम होता है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इदितो नुम धातो एक सूत्र है, वो सूत्र पहले ही आ जाता है। ये सूत्र जो नद है, तो नदी समृद्धों में जो नद धातु है, इस नद धातु को नुम का आगम कर देता है। जब नुम का आगम होगा तो यह भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर नुमागम होता है।
नुमागम किससे हुआ है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस सूत्र के द्वारा नुमागम हुआ है नंदना में। तो ये याद रखना कि इदितो नुमधातो, इस सूत्र के द्वारा नुमागम हुआ है नंदना में। ठीक है, तो इतना यहां पर याद रखने लायक है। एक याद रखने लायक ये है कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा यू को अनादेश हुआ है। ठीक है, तो किस सूत्र के द्वारा यू को अनादेश हुआ है? युवो रणाकौ से, क्योंकि जो ल्यू प्रत्यय होता है, ल्यू में लकार की संज्ञा यू बचता है, तो यू को अन किससे हुआ? तो युवो रणाकौ से अन हुआ। ये इस तरह से क्वेश्चन याद कर लो, इसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, जो बता दिया उससे क्वेश्चन अलग कुछ बचेगे ही नहीं, अलग कुछ बचते हैं। इसी तरह से जैसे नंदना की सिद्धि कर ली है, वैसे ही जनार्दना बना लेना है। जनार्दना हमें क्या कर देना है? मतलब भक्तों को बचाने वाले जन्म अर्दयतीति जनार्दना, इस प्रकार से जनार्दना बनता है। तो जनार्दना में क्या होता है कि यहां पर जन शब्द पूर्वक अर्ध धातु है। इसी तरह से जनार्दना बनता है। जनार्दना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनार्दना पूछा जाता है कि जनार्दना में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो जनार्दना में याद रख लेना कि यहां पर जन शब्द पूर्वक अर्ध धातु है। ठीक है, जन शब्द पूर्वक कौन सी धातु है? अर्ध धातु है। तो आप क्या करोगे कि यहां पर भी जो सूत्र है नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन चह, ये नंद्यादिगण में ये अर्ध धातु आ जाएगी। तो यहां पर आपको क्या कर देना है कि नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन चह, इस सूत्र के द्वारा यहां पर भी क्या कर देना है? ल्यू प्रत्यय कर देना है। तो जन अर्ध ल्यू, कई जगह अर्धी भी रहता है, अर्धी में फिर जो तो ऋण नीति से यहाँ पर भी इकार का लोप हो जाता है। तो ये मतलब समझे रहे ना, मुख्य रूप से अर्ध से भी डायरेक्ट हम लोग ल्यू प्रत्यय कर सकते हैं। जब ल्यू कर दिए तो ल्यू में भी लकार की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। यहाँ पर भी क्या बचेगा? केवल यू। तो जन अर्ध यू, जन अर्ध यू जब ऐसा रहता है ना, तो यहां पर क्या कर देना है आपको? यू को क्या करोगे इसके बाद? युवो रणाको सूत्र से अन कर देना। तो जन अर्ध अन। ठीक है, युवो रणाको से यू बचेगा, यू को क्या कर दो? युवो रणाको से अन। ये सूत्र को याद रखना, सूत्र ये लगता है लगातार। तो यू को क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। प्रयोग क्या बन जाएगा? जन अर्ध अन। यहां पर कुछ थोड़ा सा समासिक प्रक्रिया होती है, जैसे तत्रो पदम सप्तमी स्थम से यहां पर जो तो उपपद संज्ञा होती है। ठीक है, उपपद संज्ञा होने पर यहां पर उपपद मतंग से समास भी होता है, कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, और सुपो धातु प्रातिपदिक योग से यहाँ पर विभक्ति का लोप होता है। तो विभक्ति का ऐसे लोप कर देना मतलब होता है जैसे जन्म अर्दयतीति जनार्दना, ऐसा प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जन अम, क्योंकि जन्म अर्दयतीति, फिर इसके बाद जो है तो अर्ध, फिर इसके बाद अन। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये प्रक्रिया की दृष्टि से देखे रहे ना, बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, जब समास कर देते हैं तो समास करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग से इसका क्या हो जाता है? लुक। तो बनता क्या है? वही जन अर्ध अन। जन अर्ध अन यहां पर ऐसा जब हो जाएगा तो इनको मिला दोगे तो प्रयोग क्या बनेगा? जनार्दन। ठीक है, जन अर्ध अन, जनार्दन, जन अर्दन। और जन अर्दन में यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है अर्ध और अन में। तो अर्ध और अन में क्या हो जाएगा? सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा आपका जनार्दन। प्रयोग क्या बन जाएगा? जनार्दन। अजनार्दना में वही शु का रुत्व विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा जनार्दना। इस प्रकार से कर लेना है। तो जनार्दना में क्या याद रखना है कि जनार्दना में ल्यू प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से हुआ है? नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्नचा से ल्यू प्रत्यय हुआ है। ल्यू प्रत्यय में इसके बाद जो तो ल्यू में जो यू है, यू को युवो रणाको सूत्र के द्वारा क्या होता है? अन होता है। ये यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है, यहाँ पर याद रखने लायक ही है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा यहाँ पर। इसके बाद फिर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।